हेलो एवरीवन। आपका हमारे सारथी बैच नीट 2025 फिजिक्स में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सारथी बैच के चैप्टर फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर सेकंड को। तो लेक्चर नंबर सेकंड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द फाइंड आउट द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हमें क्या करना है, डायमेंशन एंड यूनिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे m की बात करें तो m क्या है, उस बॉडी का मास है जिस बॉडी का हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली m क्या हो गया, यहाँ पे मास हो गया। और v क्या है, v यहाँ पे उसी वेलोसिटी इस उसी बॉडी की वेलोसिटी है जिसका हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें v की तो v क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं इसका। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा k का डायमेंशन इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 यहाँ पर क्या है, 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, या आप कह सकते हैं क्या है, एक प्रकार से ये नंबर है। अगर हम नंबर के डायमेंशन की बात करें तो नंबर जो होता है उसका डायमेंशन होता है डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0। तो बेसिकली जो नंबर है, नंबर हमारा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब 1/2 क्या है, 1/2 हमारा डायमेंशन लेस है, तो यहाँ हम उसका डायमेंशन नहीं लिखेंगे। m क्या है, देखो m यहाँ पे मास है। तो अगर मैं मास की बात करूँ तो मास का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल M। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। तो अगर हम वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था कि टोटल वर्क डन तक आपको क्या होने चाहिए, डायमेंशन फार्मूला अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, LT-1। और देखिए यहाँ पे वेलोसिटी की पावर कितनी है, 2 है। तो जब हम वेलोसिटी का डायमेंशन यहाँ पे लिखेंगे जो कि LT-1 है, तो सिमिलर जैसे यहाँ पर वेलोसिटी की पावर 2 है, वैसे ही यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन की पावर भी कितनी लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे वेलोसिटी की पावर 3 होती, सपोज अगर ऐसा होता, तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशन की पावर भी कितनी हो जाती, 3 हो जाती। अगर सपोज यहाँ पे वेलोसिटी की पावर 1/2 होती, तो यहाँ पे वेलोसिटी के डायमेंशन की पावर भी कितनी हो जाती, 1/2 हो जाती। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर होती है वही पावर उसके डायमेंशन की भी आप लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया है वेलोसिटी स्क्वायर के केस में। ठीक है। चलिए, तो k यहाँ पे k रहेगा, m आपका m रहेगा। अब देखो LT-1 की पावर 2, तो जब हम इसकी होल पावर 2 करेंगे तो यहाँ पे L की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और क्योंकि यहाँ पे t की पावर -1 है तो यहाँ पे t की पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या है, मर्ज कर देते हैं। m की पावर 1 है, l की पावर 2 है और t की पावर कितनी है, -2 है। तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो देखो इसका यूनिट क्या होगा, m। m मतलब मास। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, kg। और क्योंकि m की पावर 1 है तो kg की पावर भी कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। फिर दूसरा क्या है, देखो एल स्क्वायर मतलब लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। अब क्योंकि यहाँ पे एल की पावर 2 है तो यहाँ पे भी आपका जो मीटर होगा, मीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 2। फिर तीसरा क्या है, यहाँ पे टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर -2 है तो यहाँ पे सेकेंड की पावर भी कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है ml2 और इसी काइनेटिक एनर्जी का जो यूनिट है वो है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2।
और अब थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो यही डायमेंशन, सेम डायमेंशन किसका होता है? वॉकडन का भी होता है, सेम डायमेंशन। और यूनिट भी क्या है? अगर हम थोड़ा सा यूनिट पे भी ध्यान देंगे तो सेम यूनिट किसकी होती है? वॉकडन की भी होती है। इसका मतलब यहाँ पे अगेन किसकी तरह? वेलोसिटी और स्पीड की तरह। जैसे वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम था और उसकी यूनिट सेम थी, सिमिलर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो वॉकडन के डायमेंशन फॉर्मूले की तरह ही होगा, मतलब सेम होगा। और जो आपका काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है वही वॉकडन का भी यूनिट होगा। तो यहाँ पे अगेन दो अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन एंड यूनिट क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? ये तो काइनेटिक एनर्जी का हमने डायमेंशन निकाल लिया। अब अगला था पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन निकालना है हमें। जो अगला क्वेश्चन हमने दिया था एज अ होमवर्क लास्ट लेक्चर में, वो क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन और यूनिट कैलकुलेट करना था। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, U इज इक्वल टू एम जी एच। यू क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का नोटेशन है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जिस बॉडी का हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। जी क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है? यहाँ पे हाइट। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला जब हम इसका पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? यू का डायमेंशन इज इक्वल टू एम का डायमेंशन इंटू जी का डायमेंशन इंटू एच का डायमेंशन। सबसे पहले एम के डायमेंशन की बात करते हैं। एम क्या है? मास है, तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम। और जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पे जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें जी की, जी क्या है? जी एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है, बट वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से जनरेट हुआ है? ग्रेविटी की वजह से जनरेट हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी की वजह से जनरेट हो या फिर चाहे किसी कार की वजह से जनरेट हो। क्या कार में हमने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने के बाद क्या हुआ? कार एक्सेलरेट हो गई। या ब्रेक लगाया तो कार डी एक्सेलरेट हो गई। या फिर किसी पर्सन की वजह से वो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ हो, ओवरऑल वो है क्या? एक्सेलरेशन। तो जो डायमेंशन हमारा एक्सेलरेशन का होगा, सेम डायमेंशन हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होगा। तो यहाँ पे साइड में मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का डायमेंशन। बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? एक प्रकार का एक्सेलरेशन ही है जो कि ग्रेविटी की वजह से क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है। तो जी का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का डायमेंशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस टू। ये हमारा आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो जी का डायमेंशन है, जी का डायमेंशन क्या लिख देंगे? एल टी माइनस टू। एच क्या है? देखो यहाँ पे एच है हाइट। हाइट मतलब एक प्रकार का क्या है? ये लेंथ है। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल होता है। तो फाइनली जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो देखो एम तो एम रहेगा। अब यहाँ पे एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, तो टोटल कितने एल है? दो एल है, और दोनों की पावर क्या है? प्लस वन प्लस वन। तो टोटल कितने एल हो जाएंगे यहाँ पे? टू एल हो जाएंगे। टू एल का मतलब क्या है? बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर टी की पावर देखो यहाँ पे कितनी है? माइनस टू। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला। अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो देखो यूनिट क्या होगा? और यूनिट भी कौन सा? एसआई यूनिट निकालेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। यूनिट मतलब हम एसआई यूनिट निकाल रहे हैं या एम कैस यूनिट निकाल रहे हैं। तो देखो मास, मास का यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट केजी। मास की पावर कितनी है? मतलब एम की पावर कितनी है? वन है, तो केजी की पावर कितनी रहेगी? यहाँ पे वन रहेगी। दूसरा देखो क्या है यहाँ पे? लेंथ। लेंथ मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। और देखो यहाँ पे एल की पावर कितनी है? टू है, तो यहाँ पे मीटर की पावर भी कितनी हो जाएगी? टू। तीसरा क्या हमारे पास? टाइम। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। अब क्योंकि यहाँ पे टी की पावर माइनस टू है तो यहाँ पे सेकेंड की पावर भी कितनी हो जाएगी? माइनस टू हो जाएगी। अब अगेन फिर दोबारा थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यही डायमेंशन, जो डायमेंशन हमारा पोटेंशियल एनर्जी का है,
जस्ट थोड़ी देर पहले हमने काइनेटिक एनर्जी का भी यही डायमेंशन निकाला था, और लास्ट लेक्चर में हमने बॉग्डन का भी सेम डायमेंशन निकाला था। इसका मतलब जो हमारा ML2T-2 है, ये पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशन है, और आपका बॉग्डन का भी डायमेंशन है। और जो हमने यूनिट जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पोटेंशियल एनर्जी की निकाली, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, वही यूनिट हमारी काइनेटिक एनर्जी की भी है, वही यूनिट हमारी बॉग्डन की भी है। तो टोटल यहाँ पे 3 अलग-अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी डायमेंशन और यूनिट क्या है, सेम है। एक और फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी मैं जिक्र कर लेता हूँ, वो है एनर्जी। क्योंकि सिर्फ अगर एनर्जी में लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि वो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या वर्क डन हो। अगर सिर्फ एनर्जी में लिखा है, तो सिर्फ एनर्जी का मतलब भी क्या है कि अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, तो सिर्फ एनर्जी का डायमेंशन भी होता है ML2T-2। और अगर इसके यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट की, तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो यहाँ पे टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायमेंशन और जिनकी यूनिट क्या है, सेम है। 4 कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बॉग्डन और एनर्जी। इसके साथ एक और फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसको हम अपने क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे कि पांचवी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है जिसका डायमेंशन और यूनिट पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी के ही जैसा होता है। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ coefficient of viscosity, coefficient of viscosity। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, जिसमें F क्या है हमारा, फोर्स, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब एक प्रकार का क्या है, ये लेंथ है, ठीक है, रेडियस भी एक प्रकार का लेंथ होता है। वी क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। और आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है ईटा का डायमेंशन। ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि फॉर्मूले में जिसका आपको डायमेंशन निकालना है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाइए, बाकी सबको दूसरी साइड भेज दीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू F अपॉन 6 पाई आर वी। उसके बाद दोनों साइड का आप डायमेंशन लीजिए, तो ईटा का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन अपॉन 6 पाई। अगेन ये जो हमारा 6 पाई है वो एक नंबर है, नंबर मतलब 6 यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो यहाँ पे पाई क्या हो जाएगा, पाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। तो 6 पाई ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, नंबर मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। और नंबर का डायमेंशन क्या होता है, नंबर का डायमेंशन बताया था हमने, डायमेंशन लेस, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो 6 पाई का क्या होगा, यहाँ पे डायमेंशन नहीं होगा। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं उनको डायमेंशन से आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, नेगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वहाँ इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डायमेंशन में किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे नंबर वाली बात को, हम डायरेक्ट इसको डायमेंशन लेस मान के साइड हटा देंगे, ठीक है। चलिए आर क्या है, आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस एक प्रकार का लेंथ होता है। तो पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू लिख देते हैं आर और वी। तो ईटा का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन क्या है, ML T-2।
आर क्या है? रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। वी क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, क्या था? एल टी माइनस वन। आपका मन करे तो आप इस लाइन से डायरेक्ट इस लाइन पर भी आ सकते हैं, ये बीच वाली लाइन आप स्किप कर दीजिए। अभी क्या हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था, तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, हर एक स्टेप को डिस्कस करेंगे। बाद में जब हम थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम स्टेप्स को स्किप करना शुरू करेंगे। और मेरा भी यही रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए कि आप पहले हर एक क्वेश्चन में आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे जैसे आप उस कॉन्सेप्ट में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या करिए, कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम की हमारे पास वहाँ नीट एग्जाम में थोड़ी सी कमी रहेगी। टाइम की बाउंडेशन है, तो टाइम का भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है, तो ये ईटा इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस एल से एक एल ये कैंसिल हो गया, एम ऐसे ही रहेगा। ये जो एल है ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, बिकॉज ये प्लस वन है तो माइनस वन। फिर टी की पावर माइनस टू, और ये टी की पावर देखो माइनस वन है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टी की पावर प्लस वन। प्लस वन को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली एम एल माइनस वन, अब देखो टी माइनस टू और टी प्लस वन, तो टी कितना हो जाएगा, माइनस वन। ये हमारा आ गया ईटा का डायमेंशन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। जी क्या है, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। एम वन एंड एम टू क्या है यहाँ पे, मास, और आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब एक प्रकार का लेंथ। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करके 2 मिनट खुद से ट्राई कीजिए, और फिर देखिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस प्रोसेस को आप बार बार हर एक क्वेश्चन में दोहराइए। इससे क्या होगा, इससे आपको भी पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने बिल्ड हो रहे हैं। और हाँ, अगर मान लीजिए कि आपका आंसर मैच नहीं करता है, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कि आपसे क्या गलती हुई, उस गलती से आप सीखिए और उस गलती को कोशिश करिए कि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, फिलहाल हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालते हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 मिनट का पॉज लेके खुद से सॉल्व करो, और देन फाइनली देखो कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे, और किसका हमें डायमेंशन निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं, बाकी सब राइट हैंड साइड लेकर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। और फाइनली हम डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे जी का, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो तरीके, या तो डायरेक्ट एफ का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, या फिर पहले इसको अलग से लिखो, एफ का डायमेंशन आर स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन एम वन का डायमेंशन इंटू एम टू का डायमेंशन। और अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो डायरेक्ट इस लाइन से आप इस लाइन में स्विच कर सकते हैं, जो कि मैं अब लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। फिलहाल अगर मैं अगेन रिपीट करूंगा, फिलहाल अगर आपका क्या है, कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको, तो आप पहले स्टेप बाय स्टेप कीजिए। जल्दीबाजी करने का कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, वैसे वैसे आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका हर एक क्वेश्चन में बेसिक, और बेसिक को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि स्टार्टिंग में हर एक क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप करिए। उसके बाद जैसे ही क्या आपको महसूस होता है कि ठीक है आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, आप क्या कीजिए, स्टेप को स्किप करना शुरू कर दीजिए। चलिए, फिलहाल क्या करते हैं यहाँ पे, फिलहाल हम यहाँ पे
जी का डायमेंशन निकालते हैं, तो जी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का डायमेंशन। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू आर का डायमेंशन। आर क्या देखो यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन एम वन। एम वन क्या है देखो यहाँ पे, एम वन और एम टू यहाँ पे मास है, तो एम वन का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे मास का डायमेंशन मतलब एम। एम टू भी क्या है, मास है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम। फाइनली एक एम से एक एम आप कैंसिल कर देते हैं, तो जो जी का डायमेंशन आएगा, ये देखो एम की पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम की पावर -1। यहाँ पे देखो क्या है, एक एल है और यहाँ पे 2 एल है, तो बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे, मतलब एल की पावर 3 आ जाएगा, और टी की पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, टी की पावर -2। ये हमारा आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है प्लैंक प्लैंक कांस्टेंट का। ठीक है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू एच म्यू। ई क्या है यहाँ पे, एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का होता है वही डायमेंशन एनर्जी का होता है, या फिर जो एनर्जी आपका वॉकडन का होता है, सिमिलर वही एनर्जी आपका, सॉरी, जो डायमेंशन आपका वॉकडन का होता है वही डायमेंशन आपका एनर्जी का होता है। ठीक है, तो एनर्जी के डायमेंशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसका हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है। म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम, टाइम पीरियड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, म्यू का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो आप पॉज लीजिए, पॉज लेके पहले खुद से सॉल्व करो, और खुद से सॉल्व करने के बाद देखो कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, और मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब देखिए कि आपसे कहाँ गलती हुई, और उन गलतियों से सीखो, और उन गलती को दोबारा रिपीट मत करना इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करेंगे। तो मैनिपुलेट कैसे करेंगे, इज इक्वल टू एच नी को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू ई, सॉरी, एच इज इक्वल टू ई अपॉन म्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ई का डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो ई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू। ये एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वॉकडन का ही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूले को एम एल टू टी माइनस टू अपॉन, अब देखो म्यू, म्यू क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर मैं म्यू का डायमेंशन लिखूंगा, तो म्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड का डायमेंशन। टाइम पीरियड क्या एक प्रकार का टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, टाइम का डायमेंशन आ जाएगा। और यहाँ पे टी की पावर क्या है, +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, -1। तो फाइनली अगर मैं म्यू के डायमेंशन की बात करूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन की बात करूँ, तो क्या होगा, टी की पावर -1। तो यहाँ पे हम म्यू का डायमेंशन क्या लिखेंगे, टी की पावर -1। तो एच का डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एम एल टू टी की पावर -2, और टी की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर +1। तो फाइनली इसको अगर हम मैनिपुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा, एम एल टू टी की पावर -2 और टी की पावर +1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, टी की पावर -1। ये हमारा आ गया प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो जो हमारे अगली फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हमें डायमेंशन निकालना है वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का हमें क्या करना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। क्यू क्या है यहाँ पे, हीट। एम क्या है, मास। और एल क्या है यहाँ पे आपका, वही जिसका हमें डायमेंशन निकालना है, लेटेंट हीट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या होगा, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज हमें हीट का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो जैसे कि मैंने कहा था, जब हमने वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद एनर्जी, इनके डायमेंशन फॉर्मूला और यूनिट के बारे में बात करी थी, तो हमने एक बात और बोला था उसके साथ कि एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन इन चारों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के क्या है, जैसा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर बात करते हैं उस पांचवी फिजिकल क्वांटिटी की, तो पांचवी फिजिकल क्वांटिटी है हीट। तो जो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला है वो वर्क डन के ही डायमेंशन फॉर्मूले के जैसा है। मतलब अगर हम हीट के डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, M L2T-2, जो कि वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, और जो कि पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशन का फॉर्मूला होता है। तो फाइनली यहाँ पे क्या है, जो हीट का डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, ML2T-2। अब एक छोटा सा पॉज लीजिए, पॉज लेके क्या करो, इसको खुद से एक बार सॉल्व करो, ठीक है। तो फाइनली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करता हूँ। मुझे यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालना है, लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट मतलब एल। तो एल को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊँगा, बाकी सब राइट हैंड साइड। तो एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। तो एल का डायमेंशन इज इक्वल टू क्यू का डायमेंशन अपॉन एम का डायमेंशन। तो फाइनली यहाँ पे जो एल का डायमेंशन आएगा वो देखो क्या आ जाएगा, क्यू का डायमेंशन। क्यू का डायमेंशन क्या है, ML2T-2। तो ML2T-2 अपॉन एम क्या है यहाँ पे, मास। मास का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एम। एम से एम कैंसिल। तो जो लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला है, अब एक काम करते हैं, लेटेंट हीट यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटेंट हीट का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका L²T⁻²। ये भी लेटेंट हीट है, ठीक है। यहाँ एल क्या है, लेटेंट हीट है, ये भी क्या है, ये भी लेटेंट हीट है। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या करा, लेटेंट हीट का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है जिसका हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, वो फिजिकल क्वांटिटी है स्टीफन कांस्टेंट। स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला है हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी की पावर 4। E है यहाँ पे हमारा एनर्जी, ए है एरिया, टी है यहाँ पे टाइम, और कैपिटल टी है यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, अच्छा सिग्मा छूट गया, सिग्मा है यहाँ पे जिसका आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, मतलब स्टीफन कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पे किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, सिग्मा का, मतलब स्टीफन कांस्टेंट का। तो इस फॉर्मूले में आप क्या करो, स्टीफन कांस्टेंट मतलब सिग्मा को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, और बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी उनको राइट हैंड साइड लिख दो मैनिपुलेट करके। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन ए स्मॉल टी कैपिटल टी की पावर 4। तो सिग्मा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E का डायमेंशन अपॉन ए का डायमेंशन, टी का डायमेंशन
और कैपिटल टी की पावर 4 का डायमेंशन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ई मतलब एनर्जी, तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, ml2 t-2 अपॉन ए क्या है यहाँ पे, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टी, और कैपिटल टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या बताया था हमने फर्स्ट लेक्चर में, के। अब क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी की पावर 4 है, तो यहाँ पे भी के की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है, फिलहाल एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे जो सिग्मा का डायमेंशन हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखो एम, एल क्या है, एल जीरो है, एल है नहीं, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी, 0, टी की पावर -2। अब देखो यहाँ पे टी की पावर +1 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। यहाँ पे के की पावर +4 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, के की पावर -4। तो सिग्मा का डायमेंशन इज इक्वल टू आ जाएगा एम L0 टी की पावर -2 -1, मतलब टी की पावर -3 और के की पावर -4। ये हमारा स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए अगला हमें डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है चेंज इन वेलोसिटी का। चेंज इन वेलोसिटी, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं चेंज का मतलब क्या है। तो चेंज का मतलब होता है यहाँ पे डेल्टा। जहाँ पे आपको ये डेल्टा दिखाई दे फिजिक्स में, उसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, ये सिंबल है आपका चेंज का। अब किस में चेंज हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चेंज के सिंबल के साथ वेलोसिटी लिख देंगे, मतलब वेलोसिटी का नोटेशन लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। अगर सपोज दैट मुझे लिखना होता है यहाँ पे चेंज इन वर्क डन, तो सबसे पहले चेंज का सिंबल ये डेल्टा आ गया, और किसका चेंज हम निकाल रहे हैं, वर्क डन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू। अगर मुझे सपोज दैट क्या निकालना है, चेंज इन फोर्स, तो चेंज मतलब डेल्टा, अब क्योंकि किसका चेंज निकाल रहे हैं, फोर्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, फोर्स, तो मतलब डेल्टा एफ। ठीक है, चलिए अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो डायमेंशन जो डायमेंशन आपका फिजिकल क्वांटिटी का होता है, वही डायमेंशन आपका चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी का होगा। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे हमें डायमेंशन किसका निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी का निकालना है। तो जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, वही डायमेंशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी का होगा, मतलब डेल्टा वी का डायमेंशन इज इक्वल टू बी का डायमेंशन। और डेल्टा बी का डायमेंशन यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, एल टी -1, क्योंकि बी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी -1 होता है। सिमिलर अगर मैं किसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करता हूँ, चेंज इन वर्क डन का, तो जो डायमेंशन वर्क डन का होगा, वही डायमेंशन हमारा किसका होगा, चेंज इन वर्क डन का होगा। तो चेंज इन वर्क डन का डायमेंशन इज इक्वल टू वर्क डन का डायमेंशन। तो फाइनली अगर मुझे चेंज इन वर्क डन का डायमेंशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा बताइए, ml2 t-2, क्योंकि जो ml2 t-2 होता है वो वर्क डन का डायमेंशन होता है। अगर मुझे चेंज इन फोर्स का डायमेंशन निकालना है, तो चेंज इन फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन, और जो फोर्स का डायमेंशन होता है वो क्या होता है, ml t-2। इसका मतलब चेंज इन फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml t-2। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस चेंज वर्ड की, तो चेंज वर्ड का डायमेंशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो डेल्टा का यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपके समझाने के लिए बता देता हूँ, वैसे होता नहीं है, बट आपके समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि जो ये चेंज का डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखी है बात, ऐसा है नहीं। बट आपको बस क्या बात ध्यान रखनी है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के चेंज का डायमेंशन उसी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के
इक्वल होता है, ठीक है। जैसे चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन वेलोसिटी का डायमेंशन, चेंज इन वर्क डन का डायमेंशन वर्क डन के डायमेंशन के बराबर होगा, चेंज इन फोर्स का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करेंगे। अब हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस है, जैसे टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपका लॉगरिथम फंक्शन, उनके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो टोटल 3 यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन है, टिक्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम। तो स्टेप बाय स्टेप हम उनके डायमेंशन फॉर्मूले को कैलकुलेट करने वाले हैं। और हाँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ईजी है, काफ़ी मज़ा आएगा। थोड़ा सा ध्यान दोगे, चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो काफ़ी पोलाइटली लेके जाने वाले हैं, बहुत पोलाइटली, ताकि हर एक बच्चे को इस मैथमेटिकल फंक्शन के डायमेंशन निकालना आसानी से आ जाए। तो जो हम सबसे पहला फंक्शन ले रहे हैं, वो ले रहे हैं टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो टोटल 6 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, 6 टिक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। टिक्नोमेट्रिक लिख देते हैं, टिक्नोमेट्रिक फंक्शन। 6 कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो 6 के 6 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के डायमेंशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टिक्नोमेट्रिक है, तो टिक्नोमेट्रिक मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज करते हैं ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और तीसरा जो बचा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो 90 के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर। अब अगर हम बात करते हैं परपेंडिकुलर की, तो ये एक प्रकार का क्या है, लेंथ ही तो है। एक प्रकार का क्या है, परपेंडिकुलर, लेंथ है। जो बेस है, बेस भी एक प्रकार का क्या है, देखो, लेंथ है। और जो हाइपोटेनियस है, ये भी एक प्रकार का क्या है, लेंथ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये तीनों की तीनों साइड है, साइड मतलब लेंथ। जैसे नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे ए बी सी, या फिर एक काम करते हैं एक्स वाई जेड दे देते हैं, क्योंकि बी से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो ये जो एक्स वाई जेड है, इसमें जो हमारा एक्स वाई है जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, वो एक प्रकार से लेंथ हो गया। वाई जेड क्या है, जो कि बेस है, ये भी एक प्रकार से लेंथ हो गया। और एक्स जेड यहाँ पे क्या है, जो कि हाइपोटेनियस है, ये भी एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो तीनों की तीनों यहाँ पे क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड आपका बेस, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा पहला फॉर्मूला है साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे यहाँ पे साइन थीटा का क्या करना है, साइन थीटा का डायमेंशन निकालना है। तो साइन थीटा का डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का डायमेंशन अपॉन हाइपोटेनियस का डायमेंशन। अब क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है, एक प्रकार का क्या बताया हमने थोड़ी देर पहले, लेंथ, और हाइपोटेनियस भी एक प्रकार का क्या बताया, लेंथ। तो फाइनली जो हमारा साइन थीटा का डायमेंशन आएगा, वो आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन अपॉन हाइपोटेनियस का डायमेंशन मतलब अगेन लेंथ का डायमेंशन। और फाइनली लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा साइन थीटा का डायमेंशन है, वो आ जाएगा क्या आपका, m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस बोलते हैं। सिमिलर अगर सपोज मेरे को किसका तो जो अगला डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है, वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू बेस का डायमेंशन अपॉन हाइपोटेनियस का डायमेंशन। बेस क्या है, एक प्रकार से लेंथ है,
हाइपोटेनियस भी एक प्रकार से क्या है, लेंथ है। तो फाइनली कॉस थीटा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन अपॉन हाइपोटेनियस का डायमेंशन मतलब अगेन लेंथ का डायमेंशन। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, m0 l0 t0। मतलब कॉस थीटा भी यहाँ पे अगर हम डायमेंशन की फॉर्म में बात करें तो क्या होता है, ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। सिमिलर अगर हम किसका निकालेंगे, टेन थीटा का निकालते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर हम इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो टेन थीटा का डायमेंशन इक्वल टू परपेंडिकुलर का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन अपॉन बेस का डायमेंशन मतलब लेंथ का डायमेंशन। लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली कितना आ जाएगा, m0 l0 t0। मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, बिकॉज ये लेंथ के रेशियो है, इस वजह से सारे के सारे टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो हम एक साथ 6 के 6 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के डायमेंशन लिख देते हैं और 6 के 6 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होंगे, डायमेंशन लेस होंगे मतलब m0 l0 t0, उनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। तो ये बात आपको क्या होनी चाहिए, एज अ रिजल्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के 6 के हम क्या करते हैं, 6 के 6 टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन के डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं, जो कि आपको एज अ रिजल्ट याद होना चाहिए। फिर इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन थीटा का डायमेंशन क्या था, m0 l0 t0। कॉस थीटा का डायमेंशन वो भी क्या होगा, m0 l0 t0। टेन थीटा का डायमेंशन m0 l0 t0। कॉसेक थीटा का डायमेंशन m0 l0 t0। सेक थीटा और फाइनली कॉट थीटा, और इनका भी डायमेंशन क्या होगा आपका, m0 l0 और t0। मतलब द ऑल टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन, द ऑल टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन आर डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द ऑल टिक्नोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनलेस, ठीक है। और ये एज अ रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एज अ रिजल्ट अब हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं इसको। तो हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अल्फा x अपॉन टी, या फिर एक काम करते हैं t अपॉन x इंटू साइन थीटा। और आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन निकालना है जिसमें x एंड y आर डिस्टेंस, t इज इक्वल टू टाइम, और साइन थीटा तो साइन थीटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जिसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना होता है उसको कहाँ लेकर जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो किसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, अल्फा का। तो अल्फा को आप एक लेफ्ट हैंड साइड भेज दो और बाकी सबको कहाँ लेके चले जाओ, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या होगा, एक तो y होगा इंटू एक्स इधर चला जाएगा आपका अपॉन t और इंटू साइन थीटा, मतलब t के साथ मल्टीप्लाई साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, मैनिपुलेट हो गया, ठीक है। और आपको अब देखो क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू वाई का डायमेंशन इंटू एक्स का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन इंटू साइन थीटा का डायमेंशन। तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा अल्फा का डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, y का डायमेंशन। y क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एक प्रकार की लेंथ।
तो फाइनली y का डायमेंशन आ जाएगा l। x क्या है, x भी यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है, अगेन यहाँ पे एक प्रकार का लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन l हो गया। t क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t। और साइन थीटा का डायमेंशन हमने क्या बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। साइन थीटा का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो आपका मन करे तो लिखिए, और आपका मन करे तो मत लिखिए। फिलहाल मैं काम कर देता हूँ, लिख देता हूँ m0 l0 t0। तो फाइनली मैनिपुलेट करोगे तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल एल, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, +1 +1 2। टी की पावर +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी की पावर -1। ये हमारा हो गया क्या, अल्फा का डायमेंशन। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज अ होमवर्क, और वो है y इज इक्वल टू एक्स अल्फा। काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए, लास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर अपॉन v इंटू कॉस थीटा, जहाँ पे y एंड x आर डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, अल्फा कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फाइंड आउट करना है। और कॉस थीटा तो क्या होगा यहाँ पे, टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, जिसका डायमेंशन आपको पता है, जो कि क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, मतलब m0 l0 t0। तो ये एज अ होमवर्क आपको करना है, ट्राई। चलिए, इसी से मिलता जुलता, मतलब एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और काफ़ी जगह पूछा भी गया है। आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है, आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा जब आप मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। तो हमारे असाइनमेंट्स के साथ साथ आपको अपना कोचिंग का मॉड्यूल भी सॉल्व करना है। और इन लेक्चर्स को लगाने के बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से पूरे फोकस के साथ लगा रहे हैं, तो आपके मॉड्यूल के या फिर जो मैं असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाऊंगा, उन असाइनमेंट्स का, उन मॉड्यूल का 80 to 90% क्वेश्चन आप खुद से करना शुरू कर देंगे, खुद से होने शुरू हो जाएंगे आपके। और जैसे जैसे आपके क्वेश्चन होने शुरू होंगे तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स अच्छी लगने ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। बाकी जो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ आपको हमारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू ए साइन अल्फा एक्स अपॉन टी। यहाँ पे जो a, y एंड a है वो डिस्टेंस है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्यों नहीं पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। एक्स भी क्या है यहाँ पे, एक्स भी डिस्टेंस है, और टी क्या है यहाँ पे, टी टाइम है, और अल्फा क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और इसी अल्फा का आपको क्या करना है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं, इसको, जो हमारा फॉर्मूला या इक्वेशन गिवन है। तो जब हम इसको मैनिपुलेट करेंगे तो देखो कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हमने क्या करा, हमने अल्फा एक्स अपॉन टी की जगह क्या रख दिया, थीटा रख दिया, बस, और कुछ भी नहीं किया। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, और मैनिपुलेट क्या किया है, मैनिपुलेट हमने बस यही किया है कि अल्फा एक्स अपॉन टी की जगह हमने थीटा रख दिया। अभी जो यहाँ पे थीटा है, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। कैसे एंगल होता है, हम लिखते हैं ना, साइन 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या है यहाँ पे, एंगल है। या कॉस या साइन है तो यहाँ साइन का ही लेता है एग्जाम्पल, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 डिग्री क्या है, एंगल है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे थीटा की बात करता हूँ तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, एंगल होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा एंगल है, थीटा की जगह या फिर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा एक्स अपॉन टी। तो ये जो आप अल्फा एक्स अपॉन टी देख रहे हैं, ये भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन के एंगल में, आप साइन के साथ जो भी आपका लिखा हो वो क्या होगा, एंगल होगा। और एंगल के अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं,
आपका एंगल चाहे प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो, दोनों ही केसेस में एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल के डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पे एंगल के क्या है, थीटा है। वो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अल्फा एक्स अपॉन टी है, जो कि एक टाइप से क्या है, एंगल है, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि आपका अल्फा एक्स अपॉन टी का जो डायमेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। ठीक है। और फाइनली अगर हम यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे, अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो टी उधर चला जाएगा, टी का डायमेंशन अपॉन एक्स नीचे आ जाएगा, एक्स का डायमेंशन, और m0 l0 t0 को आप लिखो या मत लिखो, बात बराबर है। टी का डायमेंशन क्या होता है, टाइम। टी क्या है यहाँ पे, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी। एक्स क्या है यहाँ पे, देखो एक्स है यहाँ डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो फाइनली यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा हमारा अल्फा का, वो आ जाएगा एल की पावर -1 इंटू टी। तो यहाँ से हमने क्या करा, अल्फा का डायमेंशन निकाल लिया। यहाँ से सीखने वाली बात क्या है, जो अगर हम फंडे की बात करें, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें आप कैसे अप्रोच करोगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि आपका कोई भी टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे टेन थीटा हो, चाहे सेक थीटा हो, चाहे कॉसेक थीटा हो, चाहे कॉट थीटा हो, उसके एंगल में जो भी होगा उसको आप उठा के डायमेंशन लेस के इक्वल रख देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में साइन के एंगल में क्या था, देखो अल्फा एक्स अपॉन टी, और अल्फा एक्स अपॉन टी को हमने क्या करा, डायमेंशन लेस के इक्वल रख दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस बार कॉस का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक नया क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू ए कॉस एल्फा एफ ए अपॉन टी, जिसमें हमें क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है। एफ क्या है, फोर्स। ए यहाँ पे एरिया है, टी यहाँ पे टाइम है। फिलहाल ए और वाई की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो कॉस का एंगल है, कॉस का एंगल क्या है, कॉस का एंगल है अल्फा एफ ए अपॉन टी। तो यहाँ पे जो एफ अल्फा एफ ए अपॉन टी है, वो क्या है, कॉस का एंगल है। और जो एंगल होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा अल्फा एफ ए अपॉन टी है, उसको हम किसके बराबर रख देंगे, m0 l0 t0। किसी भी टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन में, चाहे वो साइन साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, उसका एंगल जो भी होगा, उस पूरे के पूरे एंगल को उठा के आप क्या करोगे, डायमेंशन लेस के इक्वल रख दोगे, मतलब m0 l0 t0 के इक्वल रख दोगे। तो फाइनली यहां से देखो, मैनिपुलेट करोगे तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू टी ऊपर की तरफ चला जाएगा, एफ कहाँ जाएगा, नीचे, और ए भी कहाँ जाएगा, नीचे। अभी m0 l0 t0 आप लिखो या मत लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू टी, टी क्या है यहाँ पे, टी टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी होता है, अपॉन एफ क्या है, एफ यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल t-2। ए क्या है यहाँ पे, एरिया, एरिया का डायमेंशन होता है l2। तो इसको मैनिपुलेट करोगे तो देखो क्या आएगा, अल्फा का डायमेंशन टी, तो ऐसे ही रहने दो।
अब देखो ये जो m है ये प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो l है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। t है माइनस का 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। l है पावर कितनी है, प्लस का 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा m की पावर कितनी है, -1। l देखो l की पावर एक -1 ये रही, एक -2 ये रही, तो यहाँ पे l की टोटल पावर कितनी आ जाएगी, -3। फिर t देखते हैं, t के यहाँ पे पावर कितनी है, एक +1 ये है और +2 ये है, तो फाइनली बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे, मतलब t की पावर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अल्फा का डायमेंशन है वो क्या है, n की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देते हैं एज अ होमवर्क। देते हैं क्वेश्चन एक, इस बार 10 के टर्म्स में दे देते हैं। y इज इक्वल टू a tan अल्फा t² अपॉन x। t क्या है यहाँ पे, टाइम, x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और इसी अल्फा का आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। ये होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, हल्का सा हेल्प कर देता हूँ कि जो आपका क्या होगा 10 के एंगल में होगा, 10 के एंगल में देखो क्या है, अल्फा t² अपॉन x, इसको उठा के क्या करोगे, डायमेंशन लेस के इक्वल रख दोगे। डायमेंशन लेस के इक्वल रखने का मतलब है m0 l0 t0 के, जैसे कि लास्ट के 2 क्वेश्चन में हमने किया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा और आंसर भी आपका आसानी से इसका आ जाएगा। फिलहाल क्या है, फिलहाल ये बात हो गई टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन की। अब जो हमारा अगला फंक्शन है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे और देन उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है हम उन्हें सॉल्व करेंगे। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस है नीट में आ चुके हैं और इस बार भी आने के चांसेस है क्योंकि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से। तो अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले क्या है, इसको लिख देते हैं। टॉपिक एज ए टॉपिक ही लेके चलते हैं, जैसे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन लेके चल रहे थे। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अगर इसके हम नोटेशन की बात करें तो इसका नोटेशन होता है ई। इसका नोटेशन है, ये इसका क्या है, नोटेशन है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है। इसको लिखने का तरीका ऐसे है कि ई आप लिखोगे, ई की पावर में समथिंग कुछ लिखा होगा, अब वो कुछ भी हो सकता है। ई की पावर में आपका अल्फा एक्स अपॉन टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिलहाल हम ई की पावर क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं। इसको लिखने का ही जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ई को हम लिखते हैं ई एक्स पी और ब्रैकेट में आ जाएगा ए। तो इसका मतलब ई एक्स पी ब्रैकेट में ए का मतलब होता है ई की पावर ए। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई की पावर अल्फा एक्स, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एक्स पी अल्फा एक्स। दोनों ही बात बराबर है, चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब इसका मतलब भी क्या होगा, ई की पावर अल्फा एक्स होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इट कहीं लिखा है ई एक्स पी और यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाए आपका माइनस अल्फा t²। तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको ई की पावर अल्फा t²। तो ये लिखने का इसका क्या है, तरीका है एक्सपोनेंशियल का। अब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, सिमिलर आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब हम लॉगरिथम को पढ़ लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बताएंगे। अदरवाइज अगर हमें लगेगा जरूरत नहीं है, बिना बताए भी काम चल रहा है कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो हम रीज़न अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर मैथमेटिकल टूल्स में एक बार डिस्कस कर लेंगे जब हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ेंगे। और अगर हमें लगा कि ज़रूरत है तो आज ही हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है,
क्यों? एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं वो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो फिलहाल इसको लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। लिखने का तरीका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर x। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, जैसे ही आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आए और यहाँ पे y इज इक्वल टू ई की पावर आपने x लिखा, जब तक आप डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे x और y डिस्टेंस है, तब तक ये डिस्टेंस नहीं होंगे। ये y और x कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पे y और x को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो आप इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट नहीं करोगे। इवन आपके क्वेश्चन में भी ये चीज डिफाइन होगी कि यहाँ पे जो x है, जो y है, जो t है, उनका मीनिंग क्या है। विदाउट मीनिंग बताए वो आपको क्वेश्चन नीट में नहीं देगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो x है और y है वो डिस्टेंस नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, x और y यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ EXP मतलब एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर x का जो डायमेंशन होगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EXP ब्रैकेट में x, इसका जो डायमेंशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अगर यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में y का डायमेंशन लिखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो y का डायमेंशन इज इक्वल टू ई की पावर x का डायमेंशन। तो यहाँ पे जो y का डायमेंशन होगा वो किसके इक्वल होगा, ई की पावर x के डायमेंशन के इक्वल होगा। और ई की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल है, तो इस एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन क्या होगा, सिमिलर टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरह डायमेंशनलेस, मतलब m0 l0 t0। तो फाइनली y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। अभी एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, वो है y इज इक्वल टू एल्फा टी स्क्वायर ई की पावर x। अब अगेन x और y जब तक डिफाइंड ना हो तब तक आप उसे डिस्टेंस की तरह ट्रीट नहीं करोगे, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा, आपको लिखा होगा y और y की जगह बोल देगा फोर्स, तो आपको y को किसकी तरह ट्रीट करना पड़ेगा, फिर फोर्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो फिलहाल क्या है, यहाँ पे कुछ कुछ नोटेशन डिफाइन गिवन है, और वो गिवन क्या है, टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम हो गया, वाई यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, एक्स के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। अब जिसका डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है तो उसके साथ हम क्या करेंगे बताओ, उसको हम एक साइड लेकर आ जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अल्फा हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया और बाकी सब राइट हैंड साइड चला जाएगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू वाई अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, वाई का डायमेंशन अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन इंटू ई की पावर एक्स का डायमेंशन। अगर हम y की बात करें तो y हमारा देखो यहाँ पर क्या है, y डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, l। t की बात करें तो t क्या है यहाँ पे हमारा, टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t। अब क्योंकि यहाँ पे t की पावर 2 है तो यहाँ पे टाइम की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर देखो मल्टीप्लाई में क्या है, e की पावर x का डायमेंशन। e की पावर x का डायमेंशन क्या होता है यहाँ पे, ये डायमेंशन लेस होता है, मतलब m0 l0 t0। तो यहाँ पे e की पावर x का डायमेंशन या तो आपकी मर्जी आप लिखिए, या तो आपकी मर्जी है मत लिखिए। फिलहाल मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m0 l0 t0। तो ये जो m0 l0 t0 किसका डायमेंशन है, e की पावर
एक्स का डायमेंशन है। तो फाइनली यहाँ पे जो अल्फा का डायमेंशन है वो देखो क्या आएगा, एल और टी ऊपर जाएगा तो पावर क्या है, +2 है तो ऊपर जाके -2 आ जाएगा। तो अल्फा का डायमेंशन हो गया आपका एल टी की पावर -2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके ही एक एडवांस वर्जन मतलब अगले वर्जन पे स्विच करते हैं। ठीक है, चलिए एक होमवर्क दे देते हैं इसी से मिलता जुलता। तो हमारा जो होमवर्क है वो है f इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर ई की पावर x। यहाँ पे जो f है वो है फोर्स, t यहाँ पे टाइम है, अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है और इसी अल्फा का आपको डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अब अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे x डिफाइन नहीं है, तो अगर x डिफाइन नहीं है तो फिलहाल हम x के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लॉगरिथम पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथम पढ़ने के बाद हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बीच में एक रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैंने x लिखा है वो एक्चुअली में x है क्या। ठीक है, फिलहाल क्या हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देता हूँ, बाकी का काम आप खुद कर लेना। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे डायमेंशन किसका निकालना है, अल्फा का निकालना है। तो अल्फा को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊंगा, बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको राइट हैंड साइड लिख दूंगा। तो इसको मैनिपुलेट करूंगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन टी स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब एफ का डायमेंशन हमें पता है, टी का डायमेंशन हमें पता है, ई की पावर एक्स, ये जो ई की पावर एक्स है ये क्या होगा हमारा डायमेंशन लेस। तो फाइनली यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अल्फा का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो। ये एज अ होमवर्क, आप एज अ होमवर्क ट्राई करना इसको। अब एक काम करते हैं, एक्सपोनेंशियल की बातें तो हो गई, अब लॉगरिथम पे स्विच करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमें डायमेंशन निकालना है वो किसका निकालना है, लॉगरिथम का निकालना है। ठीक है, तो फिलहाल एक काम तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन है ये आपका, लॉगरिथम फंक्शन। तो फिलहाल थोड़ा सा हम लॉगरिथम फंक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन पे बात करने के बाद लॉगरिथम का डायमेंशन पे बात करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, लॉगरिथम को लिखने का तरीका, ये लिखा हमने लॉग, यहाँ लिखा जाता है बेस, और ये आगे भी हम मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप यही सीख लीजिए, यहाँ सीखने से क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएंगी, थोड़ी इजी हो जाएंगी, और साथ में जब हम मैथमेटिकल टूल्स में भी इसको पढ़ेंगे तो वहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए आसान रहेगी। तो ये लॉग है, लॉग के यहाँ लिखा होता है जस्ट नीचे बेस, और ये होता है आपका एंगल, और जो आपका राइट साइड या लेफ्ट हैंड जो भी कह लो आप, यहाँ पे होता है आपका रिजल्ट, रिजल्ट मतलब एक वैल्यू। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, बेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो बेस यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर बेस है फिजिक्स में वो है ई। अभी यहाँ पे ई क्या है, ई है हमारा वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जस्ट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इससे पिछला टॉपिक। तो यहाँ पे ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप मैथमेटिक्स में जाओगे, खैर मैथमेटिक्स छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, तो वहाँ पे बेस क्या होता है, जो मोस्ट पॉपुलर बेस होता है वो होता है 10 बेस। 2 बेस पे भी काम करते हैं हम। फिलहाल क्या है, फिलहाल हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ई बेस पे ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, अगर मैं बेस ई ले लेता हूँ तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, लॉग बेस आ जाएगा यहाँ पे जस्ट नीचे, और यहाँ क्या होगा बताओ, एंगल। अब एंगल है तो एक बात तो समझ में आ रही है कि एंगल प्लेन एंगल हो चाहे सॉलिड एंगल हो वो डायमेंशनलेस होगा, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, लॉगरिथम पे बात कर लेते हैं, इज इक्वल टू रिजल्ट। तो ये है इसको लिखने का
तरीका। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं, तो द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ log is डायमेंशनलेस। तो टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन की तरह और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह लॉग का भी जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि टोटल यहाँ पे हमने 3 मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े, टिक्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और जो अभी अब थर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं लॉगरिथम फंक्शन। तीनों के ही तीनों फंक्शन क्या है, डायमेंशनलेस है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी भी मैथमेटिकल फंक्शंस आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे, चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और इस एंगल पे भी हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन किया एक बार और इसको अच्छे से लिख देते हैं। पहले लॉग, ये आ गया बेस, ये आ गया यहाँ पे एंगल। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, m0 l0 t0, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लॉग का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन टी लॉग ई बेस पर, यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ थीटा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं थीटा हो, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, वॉट एवर जो आपका क्वेश्चन में होगा। फिलहाल अभी उस एंगल पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंगल पे भी हम बात करेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी डायमेंशन आपको कैलकुलेट करनी है और क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो y एंड x आर डिस्टेंस, t आपका टाइम, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और इसी अल्फा का आपको क्या करना है, डायमेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जिसका आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना होता है उसको आप कहाँ लेकर आ जाओगे बताओ, इस फॉर्मूले में, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी सब राइट हैंड साइड। तो मुझे यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, y इंटू टी अपॉन एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग, इसको और अच्छे से लिखते हैं एक मिनट, y इंटू टी अपॉन एक्स लॉग बेस ई और एंगल कितना, थीटा। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू वाई का डायमेंशन इंटू टी का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन इंटू लॉग ई बेस पे थीटा का डायमेंशन। तो सबसे पहले y की बात करते हैं। y यहाँ पे क्या गिवन है देखो, डिस्टेंस, तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l। t यहाँ पे क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t अपॉन x क्या है देखो यहाँ पे, x यहाँ पे अगेन डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l। और यहाँ पे log e बेस पर एंगल थीटा, तो log का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन लेस मतलब m0 l0 t0। तो यहाँ पे इसको डायमेंशन आप मन करे तो लिखिए, मन करिए, मन करे तो मत लिखिए। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, log का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t0। तो फाइनली l से l यहाँ कैंसिल हो गया, तो अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा आपका t, ठीक है। चलिए एक होमवर्क दे देते हैं यहाँ पे ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो f इज इक्वल टू है अल्फा एक्स लॉग ई बेस पे अगेन थीटा। तो आपको क्या करना है, अल्फा का डायमेंशन निकालना है, f क्या है, फोर्स, x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। अगेन इसमें क्या बात ध्यान रखनी है कि जो लॉग है, ये जो आपको लॉग दिखाई दे रहा है, इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है।
चलिए, ये बात हो गई हमारे किस पे, लॉगरिथम पे। अब क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और उस रिलेशन के बेसिस पे हम क्या देखेंगे कि काफ़ी अच्छे अच्छे हमारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उस रिलेशन से पहले हम क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लॉग के एंगल पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर उस रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लॉग के एंगल पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग ई बेस पे अल्फा एक्स अपॉन टी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो बेस तो इसका ई है, और जो एंगल है वो एंगल क्या है, अल्फा एक्स अपॉन टी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अल्फा एक्स अपॉन टी जो है वो क्या है, एंगल है। अब क्योंकि एंगल प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा बताओ, वो डायमेंशनलेस होगा। तो फाइनली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा एक्स अपॉन टी का जो डायमेंशन होगा वो आपका क्या आ जाएगा, m0 l0 t0। तो अल्फा का डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा t अपॉन एक्स का डायमेंशन। यहाँ पे जो x है वो गिवन था आपको डिस्टेंस, और जो t है वो गिवन था आपको यहाँ पे टाइम। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू टी क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा बताओ, इसको यही कर देते हैं, टी क्या है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा बताओ, टी। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। तो ये आ जाएगा एल की पावर -1 इंटू टी, आपका किसका डायमेंशन, अल्फा का डायमेंशन। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। और आपको क्या ध्यान रखना है कि लॉग के एंगल में कोई भी क्वांटिटी आपको दी हो, कुछ भी दिया हो, उसको क्या करोगे, डायमेंशन लेस के बराबर, उसको उसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। जैसे इस केस में क्या था, इस केस में अल्फा एक्स अपॉन टी, जो कि क्या था, एक प्रकार का एंगल था, क्योंकि लॉग के क्या है, एंगल को रिप्लेस किया है इसने। तो एक्स अपॉन टी क्या हो जाएगा आपका, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो लॉग के एंगल में कुछ भी लिखा आपको दिखाई दे, उसको आप डायमेंशन लेस कर देना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है लॉग अल्फा एक्स इंटू वेलोसिटी अपॉन फोर्स। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। कहीं ऐसा नहीं कि देख रहे हो कि हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया है, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो भी नहीं सकता है। तो फिलहाल क्या है, टर्म्स लिख देते हैं जो जो गिवन है हमारा। एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है। वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी है। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है। और अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। और इसी अल्फा का आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था बताओ, यहाँ पे इस भी लिख देते हैं। लॉग के एंगल में जो भी था, अब यहाँ पे लॉग के एंगल में देखो क्या है, अल्फा एक्स वी अपॉन एफ, वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पर जो भी लॉग के एंगल में आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल लॉग के एंगल में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अल्फा एक्स वी अपॉन एफ। तो अल्फा एक्स वी अपॉन एफ ये किसके बराबर हो जाएगा, m0 l0 t0 के, मतलब डायमेंशन लेस के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ से अल्फा का जो डायमेंशन आएगा वो देखो क्या आएगा, एफ का डायमेंशन, मतलब एफ उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, अपॉन एक्स का डायमेंशन और बी का डायमेंशन। अब ये m0 l0 t0 आपकी मर्जी, आप लिखो या मत लिखो, डिपेंड्स ऑन यू। तो फाइनली यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m(l)t-2। एक्स का डायमेंशन क्या है यहाँ पे, एक्स क्या है देखो यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन l, v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन l(t-1)। तो फाइनली देखो l से l कैंसिल हो गया, m रहेगा, l क्या है, +1 है तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा। यहाँ पे t की पावर -2 ऑलरेडी है, और ये t की पावर -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर +1।
तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो अल्फा का डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा m l-1 और t की पावर -1 + 1 मतलब t की पावर -1। ये हमारा अल्फा का डायमेंशन हो गया। तो लॉग के एंगल में जो भी आपको दिखाई दे रहा हो सारा का सारा डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, चलिए अब लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और उस रिलेशन की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके नीट में भी आ रखे हो क्वेश्चंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। अब ये रिलेशन बताने के पीछे एक रीज़न है। वैसे इस रिलेशन को हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में डेराइव भी करेंगे, तो मैथमेटिकल टूल्स में भी आएगा। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, एक छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट की बात कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लॉग लिख लेते हैं, सॉरी सबसे पहले एक्सपोनेंशियल लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू e की पावर x। अब अगेन आपको क्या ध्यान रखना है, y और x क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है क्योंकि डिफाइन नहीं है, तो कुछ भी हो सकते हैं, क्या है वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो log y इज इक्वल टू x। समझना, ये दोनों एक ही बात है, या तो इससे ये लिख दो या फिर इससे ये लिख दो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट आपको गिवन है log 2, अच्छा यहाँ पे बेस लिखना भूल गया मैं, बेस क्या हो जाएगा e, log e बेस पर 2 इज इक्वल टू 5। अब आपको इसको किसके फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो जब आप क्या करोगे, यहाँ से कंपेयर करवाओगे इस इक्वेशन को, इससे कंपेयर करवाओगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, देखो 2 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, और x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है, तो देखो y इज इक्वल टू क्या, e की पावर x, तो y की जगह क्या है यहाँ पे, y की जगह 2 है, तो y की जगह क्या कर दोगे यहाँ पे, इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, y की जगह क्या कर दूंगा बताओ, 2 लिख दूंगा, इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x और x की जगह यहाँ पे देखो कितना है 5, तो ये आ गया आपका 2 e की पावर 5। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए। मान लो लिखा है e log e बेस पे 5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, सेम एग्जांपल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखो इससे कंपेयर करवाओ, कंपेयर करवाओगे तो log e बेस पर y, log e बेस पर 5, तो y की जगह कितना लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3, तो x की जगह कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फाइनली मेरे को किसके फॉर्म में लिखना है, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में मतलब आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो फाइनली यहाँ पे y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो y की जगह क्या है देखो 5 इज इक्वल टू ई की पावर x, x की जगह कितना है 3, तो इसका मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ और ठीक उल्टा भी कर सकता हूँ, इसको ये भी लिख सकता हूँ। उल्टे पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लो, एक उल्टे पे भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ये कि मान लो आपको गिवन हो 2 इज इक्वल टू ई की पावर 3। अब देखो इसको कंपेयर करवाओगे किसको, इस इक्वेशन को इससे, किससे, y इज इक्वल टू ई की पावर x से, तो y इज इक्वल टू की जगह कितना है बताओ 2, ई की पावर x, x की जगह कितना है 3। अब इसको ले जाके कहाँ पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो पुट करोगे तो देखो क्या है log ई बेस पर y, y की जगह कितना है 2 इज इक्वल टू x, तो इज इक्वल टू x, x की जगह कितना है बताओ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो बस ये लिखने का तरीका है और कुछ नहीं।
इसको कहते हैं लॉग और एक्सपोनेंशियल के बीच में रिलेशन। इसको आप ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख दो, बात बराबर है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा समझो। अब या तो उसको याद कर लो, रट लो कि ऐसा होता है, या समझ लो, डिपेंड्स ऑन यू। दोनों ही केसेस में आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं इसको एग्जाम्पल को मिटा रहा हूँ। अब देखना है यहाँ पे, समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो हमने लिखा है लॉग, ये होता है आपका बेस और ये होता है आपका एंगल, और इज इक्वल टू ये होता है आपका रिजल्ट। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या है, एक्स है, और एंगल कितना है, वाई है। तो रिजल्ट कितना है बताओ, रिजल्ट हमारा एक्स है और एंगल कितना है, वाई है। अब देखो यहाँ क्या कहा था मैंने, अलग अलग मीनिंग हो सकता है। यहाँ पे एक्स और वाई डिस्टेंस नहीं है। एक्स क्या है, देखो यहाँ पे एक्स यहाँ पे रिजल्ट है, और वाई क्या है, यहाँ पे एंगल है, ठीक है। अब वाई एंगल है तो वाई का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। और करके भी देखना, डायमेंशन लेस होता भी है इस केस में। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले रिजल्ट की, रिजल्ट मतलब एक्स की, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाली इक्वेशन में x इज इक्वल टू लॉग ई बेस पर y जो है, उसमें x का डायमेंशन क्या है, x मतलब रिजल्ट का डायमेंशन क्या है, वही डायमेंशन जो लॉग ई बेस पर y का डायमेंशन होगा। तो इस इक्वेशन से क्या मैं x का डायमेंशन निकाल सकता हूँ, x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस पर y का डायमेंशन। और लॉग ई बेस पर y का डायमेंशन क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, m0 l0 t0, मतलब डायमेंशन लेस। और ये जो x है वो x क्या है, यहाँ पे देखो रिजल्ट है। तो इसका मतलब जो लॉग का रिजल्ट होता है वो भी डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि x का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t0। तो यहाँ पे e की पावर जो x है, ये जो e की पावर x दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक प्रकार से रिजल्ट हुआ। जो x है मतलब e की पावर में जो भी है वो क्या होगा, रिजल्ट होगा। और जो किसका रिजल्ट, लॉग का रिजल्ट। और जो लॉग का रिजल्ट है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो ये थी यहाँ से समझने वाली बात। बट ठीक है, अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ईजी है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ई की पावर में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको काफ़ी अच्छे से। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब देखो हमने क्या कहा था, ई की पावर में कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है, डायमेंशन लेस है, कुछ भी। अब यहाँ पे ई की पावर में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब डायमेंशन में माइनस का तो कंट्रीब्यूशन होता नहीं है, तो माइनस को तो थोड़ी देर के लिए साइड रखो। तो यहाँ पे ई की पावर क्या हो जाएगी बताओ, अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अल्फा टी स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, मतलब m0 l0 t0। तो फाइनली यहाँ से अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, m0 l0 t0 अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशन। सपोज यहाँ पे टी क्या है हमारा, टाइम है, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ, m0 l0 t0 अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो टी की पावर -2 अल्फा का डायमेंशन आ गया। इसी को लिखने का तरीका कैसे है, इसी को ऐसे भी लिख सकता है, ए एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट में माइनस अल्फा टी स्क्वायर। बताया था ई को लिखने का तरीका क्या होता है, ई को लिखने का तरीका एक्सपोनेंशियल भी होता है। तो इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो आपके नीट में भी आ रखे हैं, इसी पे बेस्ड है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रीज़न समझ में आया ठीक है, रीज़न नहीं समझ में आया तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी ई की पावर होगी वो डायमेंशन लेस हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे देखो जो आपका नीट का क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू
आई नॉट, ठीक है, ई की पावर माइनस स्मॉल टी अपॉन, ये एंगल में है, स्मॉल टी अपॉन आर सी। इसी को ही कैसे लिख सकता है, आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। टी यहाँ पे क्या है, टाइम है, और आर सी को आपका क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो अब देखो क्या है यहाँ पे जो ई का ई की जो पावर है वो पावर क्या है, माइनस टी अपॉन आर सी। तो ई का पावर जो भी है, जो भी आपको ई का पावर दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, रिजल्ट होगा लॉग का, और लॉग का रिजल्ट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो इसका मतलब ई की पावर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है टी अपॉन आर सी, ठीक है। माइनस साइन का कोई रोल नहीं होता डायमेंशन में, तो इसलिए माइनस साइन को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर क्या है, टी अपॉन आर सी। तो टी अपॉन आर सी आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, मतलब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो ई की पावर में कुछ भी आपको दिखाई देता है उसको क्या करना है, डायमेंशन लेस लिख देना है। फाइनली यहाँ पे किसका डायमेंशन निकालना था आपको, आर सी का डायमेंशन निकालना था। तो आर सी को एक तरफ भेज दो, टी को एक तरफ भेज दो, तो आर सी का डायमेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टी का डायमेंशन। टी क्या है यहाँ पे, टाइम, टाइम है तो क्या हो जाएगा बताओ, टी। तो आर सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, एक्सपोनेंशियल का लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपके पीवाई क्यू में आ रखा है। v इज इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, ये एंगल में है, ठीक है, सॉरी पावर में। और इसी को लिखने का तरीका क्या होगा, वी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर अपॉन एल इंटू टी, और आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आर अपॉन एल का। टी क्या है यहाँ पे, टाइम। अब देखो क्या बताया था, ई की पावर, ई की जो भी पावर होगी वो लॉग का रिजल्ट होगा, लॉग का रिजल्ट डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब ई की पावर में जो भी है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो यहाँ पे ई की पावर क्या है देखो, आर अपॉन एल इंटू टी, माइनस साइन के साथ, पर माइनस साइन का डायमेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर अपॉन एल इंटू टी की, जो कि आपका क्या है, ई की पावर है, तो ई की पावर क्या है, आर अपॉन एल इंटू टी, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बताओ, डायमेंशन लेस। तो ये इक्वल हो जाएगा एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो के। तो फाइनली यहाँ पे आर अपॉन एल का जो डायमेंशन है वो क्या हो जाएगा, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो अपॉन स्मॉल टी। टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, तो फाइनली आर अपॉन एल का डायमेंशन क्या हो जाएगा देखो, टाइम ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल के सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा मैथमेटिकल फंक्शन की ही बात करेंगे। तो जो अगला मैथमेटिकल फंक्शन है, देखिए जितने भी पॉसिबल डायमेंशंस हैं वो सारे करवा दिए यहाँ पे। एक आपका डिफरेंशिएशन बचा हुआ है और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन बचा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करवा के डायमेंशन फॉर्मूला आपके खत्म हो गए, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। बाकी आप जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे वैसे वैसे आप डायमेंशन निकालना भी वहाँ पे सीखेंगे, पर यही सारे डायमेंशन जो आपने यहाँ निकालना सीखा है यही सारी चीज़ें वहाँ काम आने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। और अगले क्वेश्चन में क्या है, आपको डायमेंशन निकालना है किसका, डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन का कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो फिलहाल आपको यहाँ पे एक बात लिखनी है कि देयर इज नो contribution of differentiation, there is no contribution of differentiation
मत इन पूरी बात इन डायमेंशन फॉर्मूला। इसका मतलब अभी हम समझाएंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, समझते हैं कैसे कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो सबसे जो पहला इक्वेशन है वो हम लिखते हैं डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी टी मतलब यहाँ पे क्या है, जो डी है, जो डी है, ये जो डी दिखाई दे रहा है, ये किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। ठीक है, डी यहाँ पे किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का सिंबल है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डायमेंशन में डिफरेंशिएशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आप ये मान के चलना कि वहाँ पे डी है ही नहीं, एज्यूम कर लेना डी वहाँ पे है ही नहीं जब आप उसका डायमेंशन लिखेंगे। मतलब जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स का डायमेंशन लिखूंगा तो क्या मान के चलूंगा कि डी यहाँ पे है ही नहीं। डी यहाँ पे है ही नहीं मतलब क्या हो जाएगा, वाई का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन। डी को मैं नेगलेक्ट ही कर दूंगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई रोल प्ले नहीं है, हटा दो उसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जो वाई था, वाई डिस्टेंस था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टी है, सॉरी टी है, और टी यहाँ पे क्या है, टाइम था। तो फाइनली इसका जो डायमेंशन होगा, वाई का डायमेंशन क्या है, एल, टाइम का डायमेंशन क्या है, टी। तो क्या आ जाएगा आपका, एल टी माइनस वन। तो ये जो एल टी माइनस वन है वो किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, डी वाई अपॉन डी का। ठीक है, डिफरेंशिएशन का कंट्रीब्यूशन गायब। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और मज़ेदार बनाते हैं। जरूरी नहीं कि पावर आपकी वन हो, ऐसे भी दे सकता है, डी वाई अपॉन डी टू वाई। इसको देखते हैं अच्छे से, डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। अगेन जो y है यहाँ पे डिस्टेंस है, t यहाँ पे क्या है, टाइम, और आपको डायमेंशन निकालना है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर का। ये t है, ठीक है, इसका आपको डायमेंशन निकालना है। तो फाइनली देखो क्या करोगे, अगेन d को नेगलेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर मतलब इस पूरे डी स्क्वायर को नेगलेक्ट करना है आपको। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर क्या आएगा, y का डायमेंशन अपॉन नीचे देखो क्या है, टी स्क्वायर, क्योंकि इस डी को आप क्या करोगे, नेगलेक्ट करोगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे, टी स्क्वायर का डायमेंशन। y क्या आता है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l, t क्या आता है यहाँ पे, टाइम, टाइम मतलब t, और इसकी पावर कितनी थी, 2, तो इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी, 2। तो फाइनली कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू। ठीक है, सपोज ऐसे लिखा होता डी फाइव वाई अपॉन डी टी की पावर 5, इसका डायमेंशन निकालना है। तो अगेन क्या करोगे, देखो डी की पावर 5, अब ये जो डी की पावर 5 लिखा हुआ है इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है। तो डी की पावर 5 का यहाँ पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बचा क्या ऊपर, वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, वाई का डायमेंशन अपॉन टी, डी टी की पावर 5, डी का यहाँ कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो बचा क्या नीचे बताओ, टी की पावर 5 का, और टी की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 का डायमेंशन। y क्या है यहाँ पे, l, t क्या है यहाँ पे, टाइम, तो टाइम की पावर कितनी हो जाएगी, 5, तो l t की पावर -5। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को, डायमेंशन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को, डायमेंशन फार्मूला को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन, और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, अच्छा इंटीग्रेशन से पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्वेश्चन क्या है, आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ, किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का,
वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, जहाँ पे v क्या है आपका? वेलोसिटी, और x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस। तो फाइनली अगर मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब माइनस डी वी अपॉन डी एक्स का डायमेंशन निकालना है, तो माइनस का डायमेंशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी वी अपॉन डी एक्स का डायमेंशन आ जाएगा, जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का भी डायमेंशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है इसका डायमेंशन। अब देखो डी क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। डी क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का कोई भी रोल नहीं, तो डिफरेंशिएशन को रिमूव कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा? वी अपॉन, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कोई रोल नहीं, तो नीचे क्या बचेगा? एक्स। अभी आप खुद भी कर सकते हो, v का डायमेंशन रख दो, x का डायमेंशन लिख दो, फाइनली आपका आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो जैसे डिफरेंशिएशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिमिलर आपका इंटीग्रेशन का भी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे एक लिख सकते हो कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन इन डायमेंशन फॉर्मूला। सिमिलर, जैसे डिफरेंशिएशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, इंटीग्रेशन का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई रोल प्ले नहीं होगा इंटीग्रेशन का डायमेंशन फॉर्मूला में। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन एफ डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू टी। अब यहाँ पे आपको अल्फा का डायमेंशन निकालना है। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टी क्या है यहाँ पे? टाइम। तो अब देखो क्या करोगे यहाँ पे, सबसे पहले कि यहाँ पे जो आपको डी दिखाई दे रहा है, डी क्या है? डिफरेंशिएशन ही है। तो पहले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन का कोई भी रोल प्ले नहीं होता है। दूसरा क्या? इंटीग्रेशन का भी कोई रोल प्ले नहीं होता है। तो फाइनली अगर हम बात करें यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला की, तो हमें डायमेंशन किसका निकालना है? अल्फा का निकालना है। तो अल्फा का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? मैनिपुलेट करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1/t इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एस। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t का डायमेंशन। अब देखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो इंटीग्रेशन को डायमेंशन से बाहर रख दो, तो इसका कोई भी डायमेंशन में रोल प्ले नहीं है। तो बचा क्या अंदर बताओ? एफ का डायमेंशन। ठीक है, तो एफ को हम क्या करते हैं? यहाँ लिख देते हैं एफ का डायमेंशन इंटू डी एस। अब डी क्या है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का अगेन क्या होगा? कोई रोल प्ले नहीं होगा, जैसे कि हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो बचा क्या है यहाँ पे? एस। तो क्या हो जाएगा? एस का डायमेंशन। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? फोर्स मतलब एम एल टी माइनस टू। एस क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, लेंथ होता है डिस्प्लेसमेंट, टी क्या है? टाइम मतलब टी। तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा? एम, एल कितना है? 1 और 1, तो एल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2, ये वाला टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा। और फाइनली जो अल्फा का डायमेंशन है वो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे जितने भी पॉसिबल डायमेंशन थे, मतलब जितने भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी क्वेश्चन आने की, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम कवर कर चुके हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, टोटल 4 एप्लीकेशंस है, काफ़ी अच्छे से उन एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आपके असाइनमेंट्स भी आप करते रहोगे, आपके जो डीपीपी है, जो आपको जिस कोचिंग में भी हो आप, डजेंट मैटर जिस कोचिंग के डीपीपी है, जिस कोचिंग के आपके पास मॉड्यूल है, और जिनके पास अगर मान लो कि मॉड्यूल और डीपीपी नहीं है, उनको हमारे असाइनमेंट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ हम असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जो हम यहाँ पे लेक्चर पढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल तो क्या है, फिलहाल तो आपको क्या करना है? अपनी डीपीपी, अपने मॉड्यूल सॉल्व करने शुरू करना, जो भी हमने लेक्चर में अभी तक किया है। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन नोट्स को एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। जैसे ही आप उन नोट्स को रिवाइज़ करोगे, तो रिवीजन के बाद क्या होगा? आप देखोगे कि चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई हैं।
उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने जाओगे, चाहे आपका मॉड्यूल हो, चाहे डीपीपी हो, चाहे असाइनमेंट्स हो, तो आपकी 80 टू 90% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। 10% क्वेश्चन में मे भी प्रॉब्लम आ सकती है और मे भी ना भी है, डिपेंड करता है कि मतलब आपने कितने फोकस के साथ लेक्चर को देखा है। क्या पता 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, डिपेंड्स, इट्स डिपेंड्स। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करती है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी जिनके क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि 10% नहीं हुआ है सॉल्व, तो अपने क्या कोचिंग में डाउट में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।